नमस्कार। चुनाव की तैयारियां कुछ इस तरह से शुरू हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इतिहास में पहली बार चुनाव की गिनती करनी पड़ी है और चुनाव का फैसला अदालत में वोटों की गिनती करके सुनाया गया है। और यह सब किसी बड़े चुनाव में नहीं हुआ, सांसद के चुनाव में नहीं हुआ, विधानसभा के चुनाव में नहीं हुआ, यह सब मेयर के चुनाव में हुआ है। तो आप समझने की कोशिश करें कि जब देश की प्रणालियों पर, लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं तो वह सवाल कितने वाजिब हैं। बीजेपी मेयर के चुनाव को जिस तरह से लड़ रही है और जिस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक मामलों को दरकिनार करके किसी भी तरह जीतने की राजनीति लाई जा रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे बीजेपी जीतने के प्रति प्रतिबद्ध है। जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े, उसको करने से पार्टी को कोई गुरेज नजर नहीं आता। आप देखें, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता किस तरह से दावे कर रहे थे जीत के, और जीत की खुशियां मना रहे थे। इंडिया गठबंधन को बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन हार गया है और कैसे मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में उनको जीत मिली है। इन जश्न मनाने वाले नेताओं में से किसी एक ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के लिए जीत ही सब कुछ है। हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और लोकतंत्र को समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हमने महसूस किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसे दोहराया है। संविधान की प्रस्तावना हमें याद दिलाती है कि जीतना सब कुछ नहीं है। जीतने से महत्वपूर्ण है लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चलना। राजनीतिक दल केवल जीतने की अगर राजनीति करेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखिए, वहां पर एक रिटर्निंग ऑफिसर ने माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि किस तरह राजनीतिक दबाव में आकर उन्होंने गलतियां की। और भारत में देखिए, अनिल मसीह को देखिए और राजनीतिक बेशर्मी को देखिए। अनिल मसीह के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है कि अनिल मसीह बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के पार्षद हैं और बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चे के महासचिव रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद उनको पद से हटाया गया। तो कैसे एक चुनाव में पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाते समय, जब मेयर के चुनाव में पार्षद ये गड़बड़ियां करने से नहीं डर रहे हैं, जबकि वो सीसीटीवी कैमरे को देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि किस तरह से ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल कितने जायज हैं। इसलिए सवाल जायज हैं और इसलिए उन सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता डायरेक्टर हैं। पिछले दिनों आई अलग अलग रिपोर्ट में आपने इसके बारे में देखा सुना है। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक बीजेपी पार्षद जो रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभा रहा है और कैमरे की ओर देख रहा है और उसको किसी का डर नहीं है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है, उस कैमरे के सामने वो अपने दायित्वों से मुकर रहा है, तो ईवीएम में क्या कुछ नहीं हो सकता है। और ईवीएम में जिन गड़बड़ियों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कैसे चुनाव से पहले उनका दूर होना जरूरी है। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिल मसीह ने लोकतंत्र की हत्या की है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कितना महत्वपूर्ण है। और जब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और उस हत्या को रोकने के लिए, संविधान का सर ऊंचा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को वोटों की गिनती करनी पड़ रही है और फैसला सुनाना पड़ रहा है, ऐसे समय में अनिल मसीह का बचाव कौन कर रहा है? अनिल मसीह के लिए कौन कौन अदालत में सरकार की ओर से पेश किए गए, यह जानना जरूरी है। अनिल मसीह को बचाने के लिए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आए। सरकार ने रोहतगी को तैनात किया
और रोहतगी ने कहा अदालत में कि मेरे मुवक्किल का मानना था कि मतपत्र विरूपित हैं, इसलिए उनकी पहचान के लिए निशान बनाए गए। अपने आकलन में वह सही या गलत हो सकते हैं, पर वह कोई चोर नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अनिल मसीह कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं, जिसके जवाब में रोहतगी ने बताया वहां हंगामा हो रहा था, वह सिर्फ जांच रहे थे कि कैमरा चल रहा है या नहीं। ऐसा नहीं था कि अपराध बोध से ग्रसित व्यक्ति कैमरे की ओर देख रहा हो। आप देखें, जिस विषय में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिल मसीह को कसूरवार ठहरा रहे हैं, वहां सरकार कैसे अनिल मसीह के बचाव के लिए मुकुल रोहतगी को तैनात करती है और कैसे लचर तर्क वह दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि अनिल मसीह गंभीर अपराध के दोषी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, साफ है कि 8 वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में सही तरीके से डाले गए थे। पीठासीन अधिकारी इन वोटों को अवैध घोषित कराने का आधार बनाने के लिए इन पर साफ तौर से अपना निशान बनाते देखे गए। स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी की भूमिका में उन्होंने जो कुछ किया वह गंभीर अपराध है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को नोटिस जारी किए हैं और उन पर मुकदमा चलाने की बात भी कही है। अब आप सोचें कि अनिल मसीह को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है और अनिल मसीह किसके समर्थन के कारण कैमरे के सामने भी एकदम स्पष्ट रूप से धांधली करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, सारे साक्ष्यों के बाद भी वह स्पष्ट रूप से गलती मानने से इनकार करते हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि जब एक मेयर के चुनाव में बीजेपी का कार्यकर्ता इस तरह सरेआम धांधली कर रहा है, तो ईवीएम के पीछे किस तरीके के खेल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया को धोखाधड़ी से विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जहां असाधारण स्थिति बनती है, वहां कोर्ट को दखल देना पड़ता है कि सुनिश्चित हो कि बुनियादी जनादेश संरक्षित रहे। कोर्ट ने कहा, मसीह ने जिन 8 वोटों को अवैध बताया वे वैध थे और आपके पक्ष में थे। इसके बाद कोर्ट ने इन वोटों को वैध मानकर गणना की और कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। यह केवल कुलदीप कुमार का संघर्ष नहीं है, यह केवल मेयर चुनाव की बात नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना की जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे वक्त में नागरिकों के साथ खड़ा है, विपक्ष के साथ खड़ा है, विपक्ष की आवाज को सुन रहा है, जब चारों तरफ से लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं। नागरिकों की आवाज नहीं सुनना, मनमाने फैसले करना और चुनावी प्रक्रिया में धांधली करना, लोकतंत्र पर इससे बड़े हमले दूसरे क्या हो सकते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता अनिल मसीह का बचाव कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को, लोकतंत्र को मेयर के चुनाव में हाईजैक करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर एक ऐसा अधिकारी जो अपने दायित्व को बहुत संजीदगी और पूरी जिम्मेदारी से निभाता है, उस पर किस तरीके से टिप्पणियां हो रही हैं। आइए पश्चिम बंगाल में एक दूसरे अधिकारी की बात करते हैं। एक तरफ अनिल मसीह हैं जो भाजपा कार्यकर्ता है और उसके पक्ष में पूरी बीजेपी खड़ी हुई है। दूसरी ओर आईपीएस जसप्रीत सिंह हैं बंगाल में, जहां बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करने जा रहे थे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में, और इन विधायकों ने आईपीएस जसप्रीत सिंह पर किस तरह की टिप्पणियां की है, यह समझना जरूरी है। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कैमरे के सामने आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहा और यह बहुत हम सब के लिए, एक नागरिक बोध के लिए महत्वपूर्ण बात है कि आईपीएस जसप्रीत सिंह ने उसी कैमरे के सामने बहुत साहस के साथ अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि
आप मेरी पगड़ी देखकर मुझे खालिस्तानी कह रहे हैं, यह आपके विचार को बताता है, आपकी सोच को बताता है और यह बताता है कि आप किस तरह सोचते हैं। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं, अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की औकात? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? सर क्या हुआ सर? They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए? कौन बोला सर? क्या बोला? तो दो अधिकारी कैमरे के सामने हैं, एक रिटर्निंग ऑफिसर है जो बीजेपी कार्यकर्ता है और उसके समर्थन में पूरी बीजेपी खड़ी है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है, और दूसरी तरफ बंगाल में आईपीएस जसप्रीत सिंह हैं जिन पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं और उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं। इस वीडियो के आने के बाद अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से इसकी आलोचना नहीं की गई है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्षदों, अपने नेताओं को खुली छूट दे रही है कि वह किसी भी चीज का संकोच ना करें। अनिल मसीह उस संकोच से बाहर हैं और बीजेपी के नेता बंगाल में जैसे किसी संकोच की परवाह ही नहीं करते क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में कैद है। इसलिए नागरिकों के सामने यह बहुत मुश्किल घड़ी है। आईपीएस जसप्रीत सिंह के हौसले की, उनकी हिम्मत की जितनी दाद दी जाए वह कम है, उनकी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि वह डरे नहीं और बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने अपना प्रतिवाद दर्ज किया। ये नफरत की राजनीति हमारे गली गली, मोहल्लों मोहल्लों तक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जब हम कपड़ों के आधार पर, जब हम पहचान के आधार पर टिप्पणियां कर रहे हैं और यह टिप्पणियां हम बड़े बड़े उन अफसरों पर कर रहे हैं जिन्होंने संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए अपना काम करना तय किया और ईमानदारी से वह अपना काम कर रहे हैं, तो ये नफरत की राजनीति, यह वहशीपन हमको रोकना पड़ेगा। नागरिकों के सामने आए बिना यह सब नहीं रुकेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप अनिल मसीह का समर्थन करेंगे या आईपीएस जसप्रीत सिंह का समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे। इसी के साथ आपको नजर रखनी चाहिए गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया के दो चैनल जिन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ अनिल मसीह का बचाव किया था, आज वह चैनल आपको क्या दिखाएंगे? इन दोनों पत्रकारों ने बेशर्मी से बताया था कि अनिल मसीह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इन्होंने संस्थागत रूप से बताया था। इन्होंने अपने चैनल से आपको नहीं बताया था। ये जो बड़ी बड़ी नोएडा में कंपनियां हैं, नफरत का ठेका जिन्होंने लिया हुआ है और उनके साथ रिसर्च की टीम है, उनके साथ कैमरा वर्क की टीम है, उनके साथ एडिटिंग की टीम है, उन सब ने ये वीडियो बनाए थे और अनिल मसीह को हीरो बताया था। क्या वो चैनल, क्या वो पत्रकार माफी मांगेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ये बता चुका है कि अनिल मसीह ने जो कुछ किया वह कैसे लोकतंत्र की हत्या थी, तो आप सोचें और विचार करें कि गोदी मीडिया किस तरह से आपके विवेक को खत्म करने का काम कर रहा है और किस तरह गोदी मीडिया
सरकारी आदेश का डाकिया बन गया है। उसका एक ही काम है, जो सरकार कहे वो आप तक पहुंचा दे, और उस पहुंचाने में अतिरिक्त उत्तेजना भी भरे, अतिरिक्त हिंसा भी भरे, और आपको किसी ना किसी बहाने मूल मुद्दों की राजनीति से, मूल मुद्दों की पत्रकारिता से हमेशा के लिए दूर करते जाए। अपने नागरिक होने को पहचानिए, अपने नागरिक होने के दायित्व को समझे बिना हम उस लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे, उस संविधान को नहीं बचा पाएंगे जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में यह संकट और बढ़ने वाला है। आप देखिए, सरकार लगातार 2 फैसलों से परेशान है। एक फैसला चुनावी बॉन्ड पर, जिसे असंवैधानिक बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और एक दूसरा फैसला जिसमें मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या बताया। नागरिक, लोकतंत्र और संविधान पर हमारी बातचीत को समर्थन दें, हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें।